चैप्टर 9 गुप्त साम्राज्य। अब हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मौर्यकाल, मौर्योत्तर काल, उसके बाद गुप्त साम्राज्य। 14वीं सदी ईस्वी के प्रारंभ में भारत में कोई बड़ा संगठित राज्य अस्तित्व में नहीं था। यद्यपि कुषाण और शक शासकों का शासन 14वीं सदी के तक जारी रहा, लेकिन उसकी शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और सातवाहन शासकों का शासन तृतीय सदी के मध्य से पहले ही समाप्त हो गया था। ऐसी राजनीतिक स्थिति में गुप्त वंश का उदय हुआ। कुषाणों के पतन के पश्चात उत्तर भारत में अनेक राजतंत्र और गणतंत्रों का उदय हुआ। राजतंत्रों में गुप्त, नाग, अभीर, इक्ष्वाकु, गणतंत्र में अर्जुनायन, मालव, योधे, लिच्छवी आदि शामिल थे। कुषाणों के बाद लगभग 4 शताब्दियों तक भारत का सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास होता रहा, जो मुख्यतः गुप्त राजाओं के शासनकाल से संबंधित है। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था। संभवतः गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश से अधिक महत्व वाला पुराण था, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त हुआ है। गुप्त संभवतः वैश्य थे और कुषाणों के सामंत रहे थे। कुषाणों से प्राप्त सैन्य तकनीक और वैवाहिक संबंधों ने गुप्त साम्राज्य के प्रसार और सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गुप्त राजवंश के इतिहास के स्रोत। गुप्त राजवंश के इतिहास जानने के निम्नलिखित 3 स्रोत उपलब्ध हैं: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। विशाखा दत्त के नाटक देवी चंद्र गुप्तम से गुप्त शासक रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कालिदास की रचनाएं ऋतुसंहार, कुमार संभवम, मेघदूत, माल्लिकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और शूद्रकृत मृच्छकटिकम और वात्स्यायनकृत कामसूत्र से भी गुप्त काल की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेखों, सिक्कों और स्मारकों से गुप्त राजवंश की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में हुन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि उसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। गुप्तकालीन राजाओं के सोने, चांदी, तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इस काल में सोने के सिक्के को दिनार, चांदी के सिक्के को रूपक और तांबे के सिक्कों को मासक कहा जाता था। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के को सबसे बड़ा ढेर राजस्थान प्रांत के बयाना से प्राप्त हुआ है। मंदिरों में तिगवा का विष्णु मंदिर, जबलपुर मध्य प्रदेश भुमरा का शिव मंदिर, नचना कठुआ का पार्वती मंदिर और भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर आदि विशेष उल्लेखनीय है। गुप्तकालीन स्मारकों में जैसे मंदिर, मूर्तियाँ, गृह चैत्य आदि से तत्कालीन कला और स्थापत्य की जानकारी मिलती है। अजंता और बाघ की गुफाओं के कुछ चित्र भी गुप्तकालीन माने जाते हैं। विदेशी यात्रियों का विवरण। फाहियान, यह चीनी यात्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। इसने मध्य देश का वर्णन किया है। वैनसंग, इसने कुमारगुप्त प्रथम, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालिदादित्य आदि गुप्त शासकों का उल्लेख किया है। इसके विवरण से ही यह पता चलता है कि कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार का स्थापना करवाई थी। गुप्त राजवंश के प्रारंभिक इतिहास। गुप्त राजवंश की स्थापना के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। 2 मुहरें, जिनसे एक के ऊपर संस्कृत में श्रीगुप्तस्य अंकित है, से प्रतीत होता है कि श्रीगुप्त नामक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना किया है। गुप्त काल के प्रमुख शासक। श्रीगुप्त इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं और
इसने महाराज की उपाधि धारण की। महाराज सामंतों की उपाधि होती थी, जिससे पता चलता है कि किसी शासक के अधीन शासन करते हैं। इत सिंह के विवरण के अनुसार उसने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के खर्च के लिए 24 ग्राम दान में दिए थे। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना। स्कंदगुप्त के सुपिया के लेख में भी गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ मानी जाती है। अतः इसे ज्ञात होता है कि गुप्तों का राजनीतिक इतिहास घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ होती है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से 350 ईस्वी के बीच। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजा बने, जो गुप्त वंश के शक्तिशाली शासक था। गुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके राज्याभिषेक की तिथि 319 ईस्वी है। इसे गुप्त संवत का प्रारंभ माना जाता है। चंद्रगुप्त ने, जिसका शासन पहले मगध के कुछ भागों तक सीमित था, अपने राज्य का विस्तार इलाहाबाद तक किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने महारधिराज की उपाधि धारण की और लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर लिच्छवियों को सहायता से अपनी शक्ति बढ़ाई। इसकी पुष्टि 2 प्रमाणों से होती है। स्वर्ण सिक्के जिसमें चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार और लिच्छवि प्रकार राजा रानी प्रकार विवाह आदि है। दूसरा प्रमाण समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख, जिसमें लिच्छवि दाहित्र कहा गया है। लिच्छवि राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य प्राप्त किया और अपने स्वर्ण सिक्के पर अपना कुमार देवी का नाम खुदवाया। इन सिक्कों के पृष्ठभाग पर लिच्छवि उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त प्रथम को इतिहास में एक नए संवत के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। फिलिट की गणना के अनुसार इस संवत का प्रचलन 319 से 320 ईस्वी में किया गया था। गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए। समुद्रगुप्त का अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण कर दिया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त 350 से 375 ईस्वी तक शासन किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 350 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। उसने आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त के दिग्विजय के जानकारी के स्रोत: हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्त्री स्तंभलेख। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन प्रयाग प्रशस्त्री लेख के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख करता है और 4थे श्लोक में समुद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुने जाने का उल्लेख है। समुद्रगुप्त ने गुप्त शक्ति के प्रसार और सुदृढ़ीकरण के लिए विजय की आक्रामक नीति को अपनाया। प्रयाग प्रशस्त्री में समुद्रगुप्त को एक महान विजेता और संपूर्ण पृथ्वी का विजय करने वाला बताया गया है। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ पर जहांगीर बीरबल का भी उल्लेख मिलता है। अशोक, समुद्रगुप्त, उसके बाद अकबर और बीरबल और जहांगीर की जानकारी इससे मिलती है। प्रयाग प्रशस्त्री में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। एरन स्तंभलेख, गया ताम्रफलक, नालंदा ताम्रफलक। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एरन के प्राप्त एक लेख में समुद्रगुप्त को पृथु, राघव आदि राजाओं से भी बढ़कर दानी राजा माना गया है। इस अभिलेख में उसकी पत्नी का नाम दत्त देवी अंकित है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का पुनः अभिलेख में समुद्रगुप्त की अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया है। हालांकि प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेध के वर्णन नहीं किया गया है। समुद्रगुप्त की मुद्राएं।
की हमेशा कुल मुद्राएं प्राप्त होती है। मुद्राएं उसके जीवन और कार्यों का सुंदर प्रकाश डालता है। गरुड़ प्रकार की मुद्राएं समुद्रगुप्त की नागवंशीय राजाओं पर विजय के साक्ष्य प्रदान करती है। इन मुद्राओं में समुद्रगुप्त के सैकड़ों युद्ध जीतने वाला बताया गया है। मुद्रा के पृष्ठभाग पर सिंहासिनी देवी के साथ साथ पराक्रम शब्द अंकित है। धनुर्धरी प्रकार, इस पृष्ठ पर सिंहासिनी देवी के साथ उसकी उपाधि अप्रतिरथ अंकित है। मुद्रा के मुख्य भाग पर राजा धनुष बाण लिए खड़ा हुआ है। ये समुद्रगुप्त की मुद्रा है। परशु प्रकार की मुद्राएं में राजा परशु धारण किए हुए हैं और उसकी उपाधि कृतांत परशु अंकित है। अश्वमेध प्रकार, इस प्रकार के मुख्य सिक्के समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए अश्वमेध यज्ञों के प्रमाण है। इसकी मुद्रा पर यज्ञ रूप में बंधे हुए घोड़े का चित्रण मुद्रालेख पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है और उत्कीर्ण है। व्याघ्र हनन प्रकार, इसमें समुद्रगुप्त को व्याघ्र का आखेट करते हुए दिखाया गया। पृष्ठभाग पर गंगा घाटी का विजय के रूप में मकरवाहिनी गंगा और राजा समुद्रगुप्त का उत्कीर्ण है। बीना वादन प्रकार, इसमें समुद्रगुप्त की संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया गया है। सैन्य अभियान में समुद्रगुप्त एक महान सेनापति और कुशल योद्धा था। राजगद्दी पर बैठते ही उसने दिग्विजय की योजना बनाई। उसने विजय अभियानों के द्वारा अपने संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। आर्यावर्त का प्रथम और द्वितीय विजय अभियान, दक्षिणापथ का विजय और अटविक राज्यों का विजय उसके प्रमुख सैन्य अभियानों में प्रमुख था। अपनी दिग्विजय की प्रक्रिया में समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में 3 शक्तियों को पराजित किया और इस अभियान के दौरान उसने अच्युत, नागसेन, कोतकुलज शासकों को हराया। दक्षिणापथ के राज्यों में कुल 12 राज्य थे। कौशल, कांतार, कोराल, पृष्ठपुर, कोट्टूर, एरंडलपल, कांची, अवमुक्त, बैंगी, पालकल, देवराष्ट्र आदि थे। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ विजय के लिए 3 नीति अपनाई। प्रथम ग्रहण, द्वितीय मोक्ष, शत्रु को मुक्त करना, तृतीय शत्रु को उसका राज्य लौटाना। दक्षिणापथ अभियान में से निवृत्त होने के पश्चात समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में पुनः एक युद्ध लड़ा जिसे आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध कहा गया। आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में समुद्रगुप्त ने 9 राज्यों का विजय की। आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में राजा थे रुद्रदेव, मित्तेल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बालवर्मा। समुद्रगुप्त ने अटविक राज्यों का अपना सेवक बनाया। फ्लीट के मतानुसार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले तक वन प्रदेश में ये सभी राज्य फैले हुए थे। सीमावर्ती राज्य भी समुद्रगुप्त के सभी प्रकार के कर देते थे, जिसमें समटक, डावाक, कामरूप, कीर्तिपुर, नेपाल आदि शामिल थे। समुद्रगुप्त कुछ विदेशी राज्यों से भी संबंध स्थापित किए, जिसमें शामिल है देवपुत्र, महिषुनाशी, शक, मारुंड, सिंघल आदि। समुद्रगुप्त का विजयी नीति, राज्य प्रभोष की नीति, मगध के आसपास के राज्यों को पराजित कर उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। सर्व करदागिरण की नीति, यह नीति सीमांत क्षेत्रों के लिए थी। परिचारिकाकृत नीति, आटविक राज्यों के सेवक बनाने की नीति। ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह, दक्षिण भारत के 12 राजाओं के संघ को पराजित कर उन्हें पुनः राज्य सौंप दिए। और कन्योपनयन, विदेशियों को पराजित कर उसके वैवाहिक संबंधों की नीति। अश्वमेध यज्ञ, अपने विजय के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। कश्मीर,
पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध, गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत इसमें सम्मिलित था। समुद्रगुप्त की अन्य विशेषताएं। समुद्रगुप्त विजेता के शासक, कवि, संगीतज्ञ, विद्या के संरक्षक था। उसने सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया और कविराज की उपाधि धारण की गई है। समुद्रगुप्त ने व्याघ्र, पराक्रमांक, अप्रतिरथ, पराक्रमांक आदि उपाधियां धारण की जिसे सिक्के पे मुद्रित मिलती है। उसने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वसुसंध को संरक्षण दिया। वसुबंधु को संरक्षण दिया। समुद्रगुप्त से श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। मेघवर्ण ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी, जिसे अनुमति दे दी गई, जो कालांतर में विशाल बौद्ध विहार के रूप में विकसित हुआ। ताम्रपात्र में विष्णुगुप्त को परम भागवत की उपाधि मिली है। समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लेखित है। दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक का अस्तित्व का भी पता चलता है। विशाखा दत्त रचित देवी चंद्रगुप्तम नाटक से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा। वह शकों से पराजित हो गया और उन्हें अपनी पति ध्रुव देवी देने के लिए तैयार हो गया था। तो समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा। वह कमजोर था और शकों से पराजित हो गया और अपनी पत्नी ध्रुव देवी को देने के लिए तैयार हो गया था। रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय था। उसने शकों को पराजित कर रामगुप्त की विधवा से विवाह कर लिया। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खड़े एक लोभ स्तंभ, महारैली के लोभ स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख में चंद्र नामक राज का कीर्ति का वर्णन किया गया है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। उदयगिरी गुहा अभिलेख में भी चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का वर्णन किया गया है। और कलाक्रम की दृष्टि से मथुरा का स्तंभ लेख पहला प्रमाणिक गुप्त लेख है, जिसमें तिथि का उल्लेख किया गया है। वैवाहिक संबंध और राज्य विस्तार। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों और विजय दोनों तरह के साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। उसने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करके नाग वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और बाद में अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। उसने अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कादम्ब शासक कारकुत्सवर्षण के पुत्री के साथ किया। वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप मध्य भारत स्थित काकावाट राज्य पर वैवाहिक संबंध से अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव जमाकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात के पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इस विजय से चंद्रगुप्त द्वितीय को पश्चिमी समुद्र तट मिल गया, जो व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। इससे मालवा और उसके मुख्य नगर उज्जैन समृद्ध हुआ। उज्जैनी को उसने द्वितीय राजधानी बनाया, जबकि पहली राजधानी पाटलिपुत्रा थी। चंद्रगुप्त द्वितीय और शक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनों के अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया और संभवतः शकों के विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और विक्रमादित्य का अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य। भारतीय अनुश्रुतियाँ उसे शकों के विजेता के रूप में स्मरण करती है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलवाए थे। अन्य नाम और उपाधि। अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री और उपाधि लिया था विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत। कला और साहित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के स्मरण युद्धों के कारण नहीं, बल्कि कला और साहित्य के प्रति अगाध अनुराग का कारण किया जाता है। उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। इसमें कालिदास, धन्वंतरी, छप्पनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटपर्कर, बड़ा मिहिर, बरूची जैसे विद्वान थे। उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान 399 से 414 ईस्वी तक रहे थे, भारत आया था।
फाहियान चीन मध्य एशिया के पेशावर मार्ग से 399 ईस्वी में भारत आया। ताम्रलिप्ति से श्रीलंका और पूर्वी द्वीपों से होते हुए समुद्री मार्ग से 414 ईस्वी में स्वदेश लौटा। उसके वर्णन इस प्रकार है। मध्य देश ब्राह्मणों का देश है। यहाँ के लोग सुखी और संपन्न थे। लोगों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, केवल आर्थिक दंड का प्रावधान था। मध्य देश के लोग किसी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करते थे। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग नहीं करते थे। मध्य देश के लोग क्रय विक्रय कौड़ियों का प्रयोग करते थे। उसमें फाहियान के पवित्र बौद्ध स्थानों की यात्रा की और संकिसा तथा श्रीवस्ती में उसने अनेक स्मारक और भिक्षु देखे। पाटलिपुत्रा में अशोक के राजमहल देखा और इससे इतना प्रभावित हुआ कि वो देवताओं द्वारा निर्मित बताया। और चीनी ग्रंथ में भारत को यीन तू कहा गया है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव वीरसेन शैव धर्मानुयायी था और सेनापति आम्रकार्ता बौद्ध अनुयायी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म का चरमोत्कर्ष का काल था। कुमारगुप्त प्रथम या महेंद्रादित्य 415 से 455 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुमारगुप्त हुआ, परंतु कुमारगुप्त के पूर्व एक और शासक का नाम आता है, वो है ध्रुव देवी रामगुप्त का पुत्र गोविंदगुप्त। यह एक विवादास्पद विषय है। कुमारगुप्त के बिलसड अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, करमकंडा अभिलेख आदि से उसके शासनकाल की जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त प्रथम के समय सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए। उसके सुव्यवस्थित शासन का वर्णन उसके मंदसौर अभिलेख में मिलता है। यह अभिलेख एक प्रशस्ति के रूप में है जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की है। सिक्के। मध्य भारत में रजक सिक्कों का प्रचलन इसी काल में हुआ। कुमारगुप्त ने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण करवाई और इस प्रकार की मुद्रा का मुख्य भाग पर मयूर का खिलाते हुए राजा की आकृति, मयूर को खिलाते हुए राजा की आकृति, पृष्ठ भाग पर अश्विन कार्तिकेय की आकृति उत्कीर्ण है। कुमारगुप्त के सिक्के से पता चलता है कि वह अश्वमेध यज्ञ किया था। उपाधियों में उन्होंने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, अश्वमेध जैसी उपाधियां धारण की। अन्य विशेषताओं में कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण किया। स्कंदगुप्त पुष्यमित्रों को पराजित करने में सफल हुआ। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। वो नालंदा विश्वविद्यालय में ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। उसके बाद राजा आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त का अधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। भीतरी अभिलेख के अनुसार प्रथम हून आक्रमण इसी के समय हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हूनों को आक्रमण को विफल कर दिया और जूनागढ़ अभिलेख में हूनों को मलेच्छ कहा गया है। हून राज्य फारस से खेतान तक फैला हुआ था जिसका राजधानी अफगानिस्तान में बेमियान था। तो हून की राजधानी बेमियान थी। प्रथम हून आक्रमण खुशनवाज के नेतृत्व में स्कंदगुप्त के समय हुआ। तोरनमान मिहिरकुल प्रसिद्ध हून शासक हुए। मिहिरकुल को बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला और मूर्ति भंजक कहा गया है। मिहिरकुल बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला और बौद्ध मूर्ति भंजक कहा गया। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। उसने झील के किनारे विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया था। पुष्यमित्र वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय और तुषाप अशोक के समय, सुविधा शाक रुद्रदमन के समय, ये तीनों सुदर्शन झील से संबंधित है। उसका पुनर्निर्माण कराया। वैन संघ ने नालंदा संग्राम बनाने वाले शासकों में शुक्रादित्य के नाम से उल्लेख है, जिसे स्कंदगुप्त द्वारा नालंदा संग्राम के सहायता देने का प्रमाण मिलता है। स्कंदगुप्त ने वृषभ शैली के नए सिक्के जारी किए। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में एक राजदूत को भेजा था।
अन्य शासकों में स्कंदगुप्त के पश्चात पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, बलादित्य, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, भानुगुप्त, वन्यदूत और गुप्त तृतीय शासक हुए। बुधगुप्त ने नालंदा महाविहार को धन दान में दिया था। नरसिंहगुप्त ने हुनो नरेश मिहिर कुल को पराजित किया था। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। विष्णुगुप्त तृतीय गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो विष्णुगुप्त तृतीय गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। गुप्तों के पतन के साथ नए वंशों का उदय हुआ, जिसमें वल्लभी के मैत्रक, कन्नौज के मौखरी, थानेश्वर के पुष्यभूति आदि प्रमुख थे। गुप्तों के शासन 550 ईस्वी तक जारी रहा, परंतु पतन होते ही शक्ति का कोई महत्व नहीं रह गया। गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। गुप्तकालीन शासकों में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया गया था। पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन साम्राज्य की एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी जो उन क्षेत्रों में लागू थी जिन पर उनका सीधा नियंत्रण था। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार है। राजा सम्राट, जिसमें महाधिराज, परम भट्टारक आदि उपाधि धारण किया जाता था। राजा को यह कर्तव्य था कि वह युद्ध और शांति के समय राज्य की नीति को सुनिश्चित करे और किसी भी आक्रमण से जनता को सुरक्षित करना राजा का कर्तव्य था। गुप्त काल में राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, अतः वह न्याय प्रशासन की देखभाल धार्मिक नियमों और रीतियों के अनुरूप करता था। मंत्री परिषद और उसके अधिकारीगण। कामंदक, कालिदास दोनों ने मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद का उल्लेख किया है। गुप्त काल में मंत्रियों का चयन राजा के उनकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर राजकुमार, सामंतों और उच्च अधिकारियों में से किया जाता था। सबसे बड़े अधिकारी कुमारमात्य होते थे। राजा उन्हें अपने प्रांत में नियुक्त करता था और वे नगद वेतन पाते थे। अल्टेकर महोदय का मत है कुमारमात्य आधुनिक आईएएस वर्ग के अधिकारियों की भांति थे। कुमारमात्य प्रांतीय पदाधिकारी होते थे जो स्थानीय प्रशासन और केंद्र के बीच कड़ी का काम करते थे। हरिसेन, वीरसेन और शिखर स्वामी, पृथ्वीसेन, पदार्पी आदि गुप्त काल के प्रमुख अधिकारी थे। गुप्त काल में एक अधिकारी एक साथ अनेक पद ग्रहण करता था। इस काल में पद वंशानुगत भी होने लगा था, क्योंकि एक ही परिवार के कई पीढ़ी ऊंचे पदों पर धारण करती थी। इसकी जानकारी करमडंडा अभिलेख से मिलती है। प्रांत और भक्ति को पुनः जिलों में बांटा गया, जिसका प्रधान विषयपति कहलाता था। जिला स्तर पर एक जिला परिषद होती थी, इसे विषय परिषद कहा जाता था। इसी तरह प्रत्येक नगर में एक नगर परिषद होती थी। नगर श्रेष्ठी पूंजीगत वर्गों का नेता होता था। सार्थवाह विषय के व्यापारियों का नेता होता है। प्रथम कुली कारीगर समुदाय का प्रमुख होता था। प्रथम कायस्थ लिपिकों का प्रधान होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। इसका प्रशासन ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता था। ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली, बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता था। और ग्राम प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी ग्रामकी होता था। उसकी सहायता के लिए ग्राम पंचायत होती थी और अपने अधिकार क्षेत्र पर पूर्णतः स्वतंत्र होता था। गुप्त काल में 4 वर्गों में न्यायालय व्यवस्थित था। राजा का न्यायालय, पूक, श्रेणी, कुल। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। न्यायाधीश को दंडनायक, महादंडनायक, सर्वदंडनायक कहा जाता था। गुप्त काल में न्याय के सर्वोच्च अधिकार राजा के पास था। पहली बार स्पष्ट तौर पर दीवानी और फौजदारी मामलों को परिभाषित किया और इसका प्रमुख कारण था भूमिदान की क्रिया में तेजी का आना। प्रथम विधि निर्माता बृहस्पति को माना जाता है। इस काल में गुप्तचर प्रणाली भी सीमित जानकारी मिलती है। मच्छकटिकम में नगर के न्यायालय को अधिकरण मंडप और न्यायाधीश को अधिकरणिक कहा गया है। सैन्य व्यवस्था में
गुप्त काल के राजा के पास सेना थी। सेना के 4 प्रमुख अंग थे: पदाति, रथरोही, अश्वरोही, गज सेना। साधारण सैनिकों को चाट कहा जाता था। गुप्तचर कर्मचारी को दूत, पुलिस कर्मचारी को भट्ट कहा जाता था। राजस्व का जो स्रोत था वो उत्पादन का 1/6 भाग होता था। और कालिदास ने इस सम्राट को षष्टमांश वृत्ति कहा है। भाग जो होता था कुल उपज का 1/6 भाग। भोग होता था राजा को प्रतिदिन दैनिक वस्तुओं को रूप में दिया जाने वाला कर। उद्रंग होता था अस्थायी कृषकों पर लगाए जाने वाला भूमि कर। रिकर होता था अस्थायी कृषकों द्वारा लगाए जाने वाला भूमि कर। शुल्क होता था सीमा बिक्री की वस्तुओं पर आदि पर लगाए जाने वाला शुल्क। कर की दर होता था 1/4 से 1/6 के बीच। और किसान हिरण्य नगद में अन्य दोनों रूप में भूमि कर की अदायगी करता था। भूमि कर भोग का उल्लेख मनुस्मृति और भेंट नामक कर का उल्लेख हर्षचरित में किया गया है। भूमि कर से जुड़े अधिकारी: ध्रुवाधिकरण, भूमि संग्रह अधिकारी, महापक्षीकरण और आय व्यय लेखा जोखा अधिकारी। मंदिरों और ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। मंदिर और ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। इस प्रकार की भूमि कर मुक्त होती थी। गुप्तकालीन समाज: गुप्तकालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था। और यहाँ पे वर्ण जो है जन्म न होकर के कर्म न होकर के जन्म था। मतलब कर्म जन्म के आधार पे ही वर्ण उल्लेखित है। फाहियान के वर्णन से ज्ञात होता है गुप्तकालीन में अस्पृश्य वर्ग था और इन्हें अत्यंज या चंडाल कहा जाता था। वैन्य संघ ने शूद्रों को खेतीहर कृषक वर्ग के रूप में उल्लेखित किया है। इस काल में शूद्रों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ। अब शूद्र सैनिक वृत्ति भी अपनाने लगे थे। इसके अतिरिक्त शूद्रों को इस काल में रामायण महाभारत पढ़ने का अधिकार मिल गया। चंडाल को चारों वनों में सबसे निम्न स्थान प्राप्त थी। मछली मारने, शिकार करने, मांस बेचने का कार्य चंडाल लोग ही करते थे। नई जातियों में भूमि अनुदान की प्रथा के कारण कायस्थों का उदय हुआ। कायस्थों को सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। इस काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर न्याय किया जाता था और दंड में वर्ण भेद कायम था। मनुस्मृति के अनुसार चोरी करने पर ब्राह्मण को सबसे अधिक दंड और शूद्र को सबसे कम दंड दिया जाता था, जबकि हत्या के आरोपी शूद्र को सर्वाधिक दंड और ब्राह्मण को कम दंड मिलता था। वस्तुतः ब्राह्मण मृत्यु गो बैक चुपचाप ले लीजिए, आप चुपचाप जाइए। गुप्त काल में स्त्रियों की दशा में पहले की अपेक्षा गिरावट आई। इसका प्रमुख कारण उपनयन संस्कार बंद होना, अल्पायु में विवाह होना, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन आदि था। इस काल में देवदासी प्रथा का भी प्रचलन था। कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासी रखे जाने का उल्लेख मिलता है। स्त्री साक्ष्य का प्रचलन था। अमोड़ कोश में शिक्षिकाओं के लिए उपाध्याय, उपाधि और आचार्य शब्द आए हैं। कामसूत्र एवं मुद्रा राक्षस में गणिकाओं के वेश्याओं का वर्णन मिलता है। नारद और पराशर स्मृति में विधवा विवाह का समर्थन मिलता है। दासों की स्थिति: गुप्त काल में दास और प्रथा प्रचलित थी। मनु 7 प्रकार के और नारद 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विवाह भी सर्वप्रथम नारद ने ही दिया, क्योंकि इस काल में दास प्रथा कमजोर होने का संकेत मिलता है। गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी। भूमि पर राजा का अधिकार होता था। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है और कुल्यार्पण, दर्वन दोष, गाढ़वा भूमि को मापने के तरीका है। चलिए,
वाणिज्य और व्यापार। वस्त्र उद्योग इस काल का प्रमुख उद्योग था। अमरकोश में कटाई, बुनाई, हथकरघा, धागे आदि का संदर्भ आया है। इस काल में मिट्टी के बर्तन, मूर्ति, मंड मूर्ति बनाने और पत्थर और धातु के सामान तैयार करने का उद्योग भी मिलता है। महारैली का लौह स्तंभ गुप्तकालीन धातु निर्माण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। शिल्पियों और व्यवसायियों का निगम, श्रेणी, संघ होते थे। इस काल में नालंदा, वैशाली आदि ग्रंथों में श्रेणियों और सातवाहनों, प्रथम कुलिकों आदि की मुहूर्त शिल्पियों के संगठन गतिविधि की जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख में पाटलिपुत्र श्रेणी और इंदौर लेख में तेलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी में एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। वाणिज्यिक निकायों के उसके वास्तविक कार्य और वन रूप के आधार पर विभाजन किया है। श्रेष्ठी कुलिक नियम श्रेष्ठियों, शिल्पियों और श्रेणियों के केंद्रीय निगम था। पूग विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह था। श्रेणियों एक ही जाति के व्यापारियों का समूह था। निगम व्यापारियों के समिति को निगम कहा जाता था। इसका प्रधान श्रेष्ठी होता था। अमरकोश के अनुसार निगम ऐसे व्यापारियों का संगठन था जो एक ही नगर में रहकर व्यापार करते थे। भृगु कच्छ पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था। इसका अतिरिक्त चौल, चंडाल, कंदूर का भी प्रमुख बंदरगाह था। मुद्राएं में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई। इनके अभिलेखों में दिनार कहा गया है। सोने का सिक्का 144 ग्रेन का होता था। चांदी के सिक्के का प्रयोग स्थानीय लेन देन में किया जाता था। चांदी के सिक्के सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के पश्चात प्रारंभ किए थे। चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के पश्चात आरंभ किए थे। फाहियान के अनुसार चंद्रगुप्त लोग खरीद बिक्री के लिए कौड़ियों का इस्तेमाल करते थे। और सर्वाधिक सिक्के बयाना, भरतपुर, राजस्थान में मिले हैं। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उसने राजधर्म बनाया और परम भागवत की उपाधि धारण की और गरुड़ को अपना राजकीय चिन्ह बनाया। गुप्त काल में वैष्णव धर्म सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ के दशावतार मंदिर पंचायन रचना शैली के मंदिर है। इस शैली में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए नारायण विष्णु को दिखाया गया है। इस काल में विष्णु के अतिरिक्त शिव, गंगा, यमुना, दुर्गा, सूर्य, नाग, यक्ष आदि देवताओं की उपासना की होती है। इस समय हिंदू धर्म के 3 महत्वपूर्ण पक्ष विकसित हुए। मूर्ति उपासना का केंद्र बन गई, यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया, वैष्णव और शैव धर्मों का समन्वय हुआ। हिंदू देवी देवताओं के अतिरिक्त जैन और बौद्ध अनुयायी भी देश में बड़ी संख्या में विद्यमान थे। अतः बौद्ध और जैन धर्मों का प्रचार प्रसार भी हुआ। महायान शाखा के अंतर्गत बोधिसत्वों की प्रतिमा बनाई जाने लगी। प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के मतांतर और दृष्टिकोण प्रचलित थे। गुप्त काल में चलकर ये षड दर्शन का रूप में स्थापित हो गए। कुछ दर्शन है और उसके प्रवर्तक हैं। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन अक्षपात गौतम, योग पतंजलि, वैशेषिक कनाद या उलूक और पूर्व मीमांसा जैमिनी प्रमुख आचार्य सरब स्वामी, उत्तर मीमांसा या वेदांत बादरायण प्रमुख आचार्य गौणपाद। गुप्तकालीन कला और साहित्य। गुप्त काल की कला और साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल था। इस काल में स्थापित कला, मूर्ति कला, चित्रकला के साथ साथ अन्य विविध कलाओं का उत्थान हुआ। गुप्तकालीन कलाओं का विशेष निम्नतः प्रथम पर संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण, विदेशी प्रभाव से मुक्ति, कुषाण आदि पूर्ववर्ती कालीन नग्नताओं का लोप, धर्म कलाओं के अनुरूपी में पाषाण का अत्यधिक प्रयोग। स्थापत्य कला में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। देवगढ़ का दशावतार मंदिर भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः पहला उदाहरण है। इस मंदिर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए नारायण विष्णु को दिखाया गया है। गुप्तकालीन गुहा विहारों में ब्राह्मण गुहा विहार, बौद्ध गुहा विहार महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण गुहा विहार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उदयगिरी का मंदिर है। इसमें विष्णु के बड़ा अवतार की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है।
गुप्तकालीन गुहा विहारों में ब्राह्मण गुहा विहार और बौद्ध गुहा विहार महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण गुहा विहार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उदयगिरि का मंदिर है। इसमें विष्णु के बराह अवतार की विशाल प्रतिमा लगाई गई है। मूर्तिकला और चित्रकला। मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र था। इस काल में विष्णु को मानवाकार प्रतिमा बनी। बुद्ध की भी अनेक प्रतिमाएं बनी, जिसमें सारनाथ, मथुरा की बौद्ध प्रतिमा प्रसिद्ध है। गंगा और यमुना की मूर्ति के रूप में इसी काल की देन है। मंदिर और उसका स्थान। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में है। भुमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश। नाचना कोठारा का पार्वती मंदिर पन्ना। देवगढ़ का पार्वती मंदिर ललितपुर और भीतर गांव का मंदिर कानपुर। गुप्त काल में चित्रों के अवशेष को बाघ, अजंता और बादामी के गुफाओं में देखा जा सकता है। अजंता की 29 गुफाओं में से गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्तकालीन है। अजंता की गुफाएं बुद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। शिक्षा और साहित्य में गुप्त काल में पाटलिपुत्र, वल्लभी, उज्जैनी, काशी, मथुरा शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। नालंदा भी आगे चलकर विश्वविख्यात शैक्षणिक केंद्र के रूप में विश्वविख्यात हुआ। कुछ गुप्त काल की रचनाएं हैं और उसके लेखक हैं। ऋतु संहार कालिदास, मेघदूत कालिदास, कुमार संभव कालिदास, रघुवंशम कालिदास, मल्लिकाग्निमित्रम कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, विक्रमो वर्षीय कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त, देवी चंद्रगुप्तम, बृहत्संहिता बहारमीर, पंच सिद्धांतिका बराहमीर, ब्रह्म सिद्धांतिका ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्टम आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, न्याय अवतार सिद्धसेन और पंचतंत्र विष्णु शर्मा। नीतिसार कामांदक, मृगमचिकतम शूद्रक, योगाचार असंग। गुप्त काल में सबसे अधिक प्रगति गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में हुई। आर्यभट्ट इस काल के सबसे महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट ने प्रमाणित किया कि पृथ्वी गोल है, वह अपनी धुरी पर घूमती है और शून्य की खोज भी आर्यभट्ट ने ही की। आर्यभट्ट द्वारा वर्गमूल, घनमूल निकालने की विधि और जिया साइन सिद्धांत दिया गया। वराहमिहिर ने आर्यभट्ट का जिया सिद्धांत को और परिशुद्ध किया था। ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल, विकर्णों की लंबाई ज्ञात करने, शून्य का प्रयोग करने का नियम, द्विघात समीकरणों को हल करने का सूत्र दिया। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है। इन्होंने शल्य चिकित्सा का उपचार कलाओं में सर्वोत्तम माना। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता में 121 प्रकार के शल्य उपकरणों का वर्णन किया है। नागार्जुन रसायन विज्ञान के ज्ञाता थे। भागवत अष्टसांग्रह नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की, जो अक्सर राजीव दीक्षित बोलते रहते हैं। वराहमिहिर ने ज्योतिष के महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया और पंच सिद्धांतिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। वराहमिहिर ने पुराणों का जो वर्तमान स्वरूप आज देखने को मिलता है, उसकी रचना गुप्त काल में ही हुई थी। इस काल में अनेक स्मृतियां और सूत्रों पर भाष्य लिखे गए। गुप्त काल में नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन आदि स्मृतियों की रचना की गई। इस प्रकार हमारा गुप्त साम्राज्य खत्म हो गया। अब हम लोग अगली अध्याय गुप्तोत्तर काल या पूर्व मध्यकाल को पढ़ेंगे। धन्यवाद।